हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज है 13 जून 2024 और हम आज बात करने वाले हैं 13 जून 2024 के आज दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएससी की कर रहे हों, एसएससी की कर रहे हों, रेलवे की कर रहे हों या फिर आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि जिस भी परीक्षा में अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो के साथ। और हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अगर हमारे द्वारा बताए गए जो क्वेश्चंस हैं अगर वो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि ओडिशा जो राज्य है इसके नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन करके कौन आए हुए हैं? तो ए ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन है कनकवर्धन सिंह देव, सी ऑप्शन है मोहन चरण मांझी और डी ऑप्शन है प्रवती परिदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी जी को चुना गया है। ये नए मुख्यमंत्री ओडिशा के बन करके आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो जो मानिए जो मोहन चरण मांझी जी हैं ये ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। इन्होंने 11 जून सन 2024 को आयोजित एक बैठक में उन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के विधायक दल का नेता भी चुना गया। यानी कि जो भाजपा पार्टी है उसके विधायक दल का इन्हें नेता चुना गया। और 52 वर्षीय ये जो मोहन चरण मांझी जी हैं ये 4 बार के विधायक हैं और ओडिशा के ये रहने वाले हैं और ये आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये आदिवासी समुदाय से आती हैं। तो इनको ओडिशा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है मोहन चरण मांझी जी को। बात करते हैं अगर ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी होती है भुवनेश्वर और यहाँ पर अभी भी करंट जो सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं इनकी नई नियुक्ति हुई है। नियुक्ति कौन करता है? अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा जो होती है वो नियुक्ति की जाती है, शपथ ग्रहण करवाया जाता है। तो मोहन चरण मांझी जी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि अगले थल सेना अध्यक्ष यानी कि नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो ए ऑप्शन है जनरल मनोज सिंह पांडे, बी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, डी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं ये थल सेना के नए सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यानी कि जो थल सेना होती है, हमारी भारतीय सेना की जो थल सेना होती है उसके नए सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को चुना गया है। बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं इनको अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 30 जून 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे, यानी कि 30 जून से इनका जो कार्यकाल होगा वो प्रभावी हो जाएगा और अपना कार्यकाल ये संभालेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं न्यूज़पेपर की जो कटिंग है इसमें भी आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। आप इनके यहाँ पर देख भी सकते हैं, इनके फोटोग्राफ के माध्यम से भी आप इनको देख सकते हैं। जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी यही हैं और इनको ही थल सेना का सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिसे जिमेक्स के नाम से भी जानते हैं, जिमेक्स 2024 किन देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ? यानी कि जून 2024 में एक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है जिमेक्स। तो ये किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो आप नाम से भी जिमेक्स जो है वो नाम से भी आप बता सकती हैं। जे जो पड़ता है जे फॉर हो जाता है जापान, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया,
I फॉर इंडिया, M फॉर होता है मैरीटाइम यानी कि समुद्री अभ्यास है तो इसलिए इसको मैरीटाइम बोलते हैं, और X फॉर एक्सरसाइज यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो यह किन दो देशों के बीच में हुआ? ये जापान और भारत यानी कि भारत और जापान इन दो देशों के मध्य यह समुद्री अभ्यास हुआ जिसका नाम है जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024 इन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं तो यह जो अभ्यास है यह 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका में शुरू हुआ है। यानी कि ये कब शुरू हुआ है? ये 11 जून 2024 को शुरू हुआ है और जापान में योकोसुका जो है वहाँ पर इसको शुरू किया गया। यानी कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इस वर्ष इसकी अध्यक्षता जापान कर रहा है। बात करते हैं अगर जापान की, तो जापान की राजधानी होती है टोक्यो, सभी लोग आप जानते हैं, और जापान की जो मुद्रा होती है वो मुद्रा होती है येन, और यहाँ के करंट टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं फूमियो किशिदा, ये यहाँ के करंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। और इससे पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे जी, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जो प्रधानमंत्री वो नियुक्त हुए हैं वो प्रेजेंट टाइम में कौन है? फूमियो किशिदा जो हैं वो जापान के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी टोक्यो होती है, मुद्रा येन है और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, और यहीं पर ही भारत और जापान के द्वारा जिमेक्स 2024 जो है अभ्यास शुरू हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि MIFF यानी कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआती फिल्म होगी? यानी कि कौन सी ऐसी फिल्म है, कौन सी ऐसी मूवी है जिसको 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सबसे पहले शुरुआत की जाएगी, जिस फिल्म के द्वारा शुरुआत की जाएगी, तो वो पहली फिल्म कौन सी है? तो ए ऑप्शन है जीवन भर की यात्रा, बी ऑप्शन है दिल की कहानियां, सी ऑप्शन है बिली एंड मॉली ए ऑटर लव स्टोरी, डी ऑप्शन है अतीत की गूंज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिली एंड मॉली जो है ए ऑटर लव स्टोरी, ये फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआती फिल्म होगी। यानी कि पहली फिल्म जो उसमें प्रेजेंट की जाएगी वो कौन सी होगी? बिली एंड मॉली ए ऑटर ऑफ लव स्टोरी। ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की पहली शुरुआती फिल्म होने वाली है। बात करते हैं कि ये शुरुआती फिल्म क्या नाम है इसका? बिली एंड मॉली एन ऑटर लव स्टोरी। 18वां जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये 15 से 21 जून 2024 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि नाम से ही है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसीलिए यह मुंबई में ही आयोजित किया जाएगा। संस्करण कौन सा है? तो इस बार का जो संस्करण है वो 18वां संस्करण है, और ये कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। कब से कब तक? 15 से 21 जून 2024 तक ये आयोजित होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया गया? यानी कि किस तिथि को पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 8 जून, बी ऑप्शन है 9 जून, सी ऑप्शन है 11 जून, डी ऑप्शन है 10 जून। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 जून को दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। और इसका जो हमारे समाज में इसका उद्देश्य क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाने का, कि हमारे समाज में अभिलेखों और अभिलेखागार की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 11 जून, बी ऑप्शन है 12 जून, सी ऑप्शन है 7 जून और डी ऑप्शन है 4 जून। तो प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की, तो ये हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है और इसका लक्ष्य जो होता है वो बाल श्रम के विरुद्ध बढ़ते वैश्विक आंदोलन को गति प्रदान करना है। यानी कि इसका जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं,
वो जो श्रम कर रहे होते हैं उनको जो श्रमिक बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के उनको जोखिम भरे जो कार्य किए जाते हैं उनके द्वारा, उनसे कैसे उनको बचाया जाए, जो चाइल्ड लेबर होते हैं उनसे कैसे जागरूक करके उनको वहाँ से हटाया जाए और उनकी जो ज़िंदगी है उसको खुशहाल ज़िंदगी बनाया जाए। तो किस प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के खतरनाक कामों में से श्रमिक या मजदूर के तौर पे कार्य करवाया जाता है। तो इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। और ये मनाता कौन है, इसको मनाने का जो कार्य जो मनाने का जो उद्देश्य होता है वो निर्धारित करते हैं ILO, यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ या श्रमिक संघ जो है वही जो होता है वो इस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाता है, यानी कि उसी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस समय का जो लक्ष्य रहता है इसका, वह लक्ष्य यही रहता है कि कैसे जो बाल श्रम है उसके विरुद्ध लड़ा जाए, बालकों को बाल श्रम से आज़ादी दिलाई जाए और वो एक अपनी आज़ाद ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जी सके। बात करते हैं 2024 की थीम क्या है। तो 2024 की थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि जो चाइल्ड लेबर होती है यानी बाल श्रम जो होता है उसको ख़त्म करना। यही इस वर्ष की थीम है कि जो भी चाइल्ड लेबर है, जो भी बाल श्रम होता है, इसको हम किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम अवेयरनेस फैलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए, यानी कि कौन है जो ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक जिनको नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन है नरसिंह, बी ऑप्शन है रोहित लोखंडे, सी ऑप्शन है राजप्रिय सिंह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो राजप्रिय सिंह हैं इनको ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं भारतीय वन सेवा यानी IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 2010 बैच के अधिकारी राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये जो ग्रामीण विकास विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये ग्रामीण विकास जो मंत्रालय होता है इसके अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत जो ग्रामीण विकास विभाग आता है इसी के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, राजप्रिय सिंह नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये भारतीय वन सेवा यानी IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 2010 बैच के ये अधिकारी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो देश है उस देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पूरी की पूरी अपनी संसद और अपनी जो उनकी जो नेशनल असेंबली है उसी को ही भंग कर दिया है। तो ऐसा किस देश के राष्ट्रपति ने किया है, तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इन्होंने अपने ही देश की जो संसद है और जो नेशनल असेंबली है इसको भंग कर दिया है। तो बात करते हैं कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं इन्होंने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। इनके यहाँ हाल ही में चुनाव भी होने वाले थे, जो कि चुनाव भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला था उसके द्वारा तो इन्होंने प्रेजेंट टाइम में नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। तो अभी जो चुनाव हैं वो चुनाव का थोड़ा टाइम के लिए डिले भी हो गया है। तो किस देश ने ऐसा किया हुआ है, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन इन्होंने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। नेशनल असेंबली और संसद जो होती है इनके यहाँ की उसको इन्होंने भंग कर दिया है। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस और राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यानी कि जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप होती है इसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है। यानी इससे पहले किसी भी भारतीय महिला ने जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है वो नहीं जीता हुआ था। ये प्रथम ऐसी महिला बनी हुई है, भारतीय महिला बनी हुई है जो कि यह अल्टीमेट फाइटिंग जो चैंपियनशिप है ये जीत चुकी हैं। तो ए ऑप्शन है प्रिया मित्तल, बी ऑप्शन है पूजा तोमर,
सी ऑप्शन है एकता सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पूजा तोमर हैं इन्होंने अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप जीतकर ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बात करते हैं अगर पूजा तोमर की, तो इन्होंने अल्टीमेटिंग फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी 2024 में ब्राज़ील के रेयान डॉस सैंटोस को हराकर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी में ये फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। यानी कि क्योंकि इससे पहले किसी ने जीता नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये पहली महिला बन गई हैं, भारतीय महिला बन गई हैं यह जीतने वाली। और इन्होंने हराया किसको है, तो ब्राज़ील की रहने वाली हैं रियान डॉस सैंटोस, इनको इन्होंने हराया है। तो ये उपविजेता हैं रियान डॉस सैंटोस, ये हार चुकी हैं फाइनल में। और जीती कौन है, पूजा तोमर। पूजा तोमर की बात की जाए तो कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यूपी स्पेशल के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं जो कि पूजा तोमर, इन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीता हुआ है। और ये ऐसा जीतने वाली ये क्या है, प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। तो इस लिहाजे से ये जो क्वेश्चन है और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी पहला या पहली कुछ भी पूछा जाता है, कुछ भी ऐसा बनता है प्रश्न में, तो वो अपने आप में ही वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी की है। यानी कि जो हमारे देश का जो फ़ोन पे है, आप सभी लोग फ़ोन पे चलाती होंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, ऑनलाइन पैसा जो है वो भी इधर से उधर भेजने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए फ़ोन पे का यूज करती हैं। तो बीते दिनों में कई सारे जो देश हैं वो हमारे यहाँ की जो भी ये ट्रांजैक्शन वाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट की जो सुविधा है, इसको कई सारे देशों ने अपनाया हुआ है। तो उसी प्रकार से फ़ोन पे ने किस देश में, यानी कि जो ये फ़ोन पे है इसने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी की है। यानी कि पिकमी एक कंपनी है, उसके साथ में इसने साझेदारी की है। तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका में, जो श्रीलंका देश है इसके साथ फ़ोन पे ने श्रीलंका देश में पिकमी के साथ में साझेदारी की है, पिकमी के साथ में साझेदारी की है। बात करते हैं तो फ़ोन पे ने श्रीलंका के प्रमुख राइड हेलिंग यानी कि कैब सर्विस, कैब तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कैब बुक की जाती है, तो कैब सर्विस प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की हुई है। यानी कि जो भी कैब सर्विस प्रदान की जाती है, जैसे टैक्सी वगैरह जो भी होती हैं, उसी के जैसे कैब सर्विस एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, राइड हेलिंग जिसको कैब सर्विस बोलते हैं। तो उसके एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पिकमी, तो इसके साथ में फ़ोन पे ने साझेदारी की हुई है। बात करते हैं तो श्रीलंका में जो इसके साथ साझेदारी हो गई है, तो अब इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो श्रीलंका में अब भारतीय यात्री जो भी श्रीलंका को यात्रा करने के लिए जाएंगे, या वहाँ जो भी रहने के लिए जाते हैं, या वहाँ पर कार्य करने के लिए जाते हैं, या घूमने टहलने के लिए जाते हैं, तो अब श्रीलंका में भारतीय यात्री यूपीआई आधारित क्यूआर पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो अब आप श्रीलंका में आराम से ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पिकमी के साथ सफ़र करते हुए, अगर आप पिकमी के साथ सफ़र करते हैं, यानी कैब सर्विस अगर आप ले रहे हैं, पिकमी के साथ सफ़र करते हुए यात्रियों को अब कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अब आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होगी। कैश देने का मतलब तो आप सभी लोग समझते ही होंगे कि मतलब अब आपको पैसा जेब से निकाल करके देना नहीं होगा, बल्कि अब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अब आप यूपीआई आधारित क्यूआर पेमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा कदम है, और इसके द्वारा जो भी बाहर श्रीलंका में जाएंगे भारतीय यात्री, उनको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके साथ साथ श्रीलंका के जो भी निवासी हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, वो भी क्या कहते हैं यूपीआई या फ़ोन पे का लाभ उठा पाएंगे। बात करते हैं अगर यूपीआई की, तो जो यूपीआई है, तो यूपीआई के आधार यूपीआई आधारित यानी कि ऑनलाइन जो पेमेंट होगा वो आप क्यूआर पेमेंट कर सकते हैं। और किसी भी यात्री को, जो भारतीय यात्री होंगे वहाँ पर जाएंगे घूमने टहलने के लिए,
उनको अब कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आप, ऐसा नहीं है कि केवल ऑनलाइन पेमेंट ही होगा, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक नई सुविधा वहाँ पर शुरू की गई है जिसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ऑनलाइन पेमेंट के मामले में देखा जाए तो जो भारतीय हैं ये सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा भारतीय इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अगर ये किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट की कोई सुविधा नहीं होती है, तो काफ़ी ज़्यादा असुविधा उठानी पड़ती है। तो जिसका एक बेहतरीन कदम उठाते हुए श्रीलंका में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जिनको हमने बहुत ही आसानी से कवर किया हुआ है और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने इसको समझा। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं देखता हूं कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों, फ्रेंड, मित्र, अपने परिवार में जो भी किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसके पास ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।